नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग, PNKS महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं जनवादी चीन उपराष्ट्रपति पद के बारे में आपसे बताना चाह रहा हूँ। जनवादी चीन में उपराष्ट्रपति का पद 1954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान था। श्रीमती सन यात-सेन वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करती रही थी। उपराष्ट्रपति का राज कार्य में राष्ट्रपति सहायता करता था। नए संविधान में भी उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। उसका निर्वाचन राष्ट्रपति की भांति राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए वही अहर्ताएँ रखी जाती हैं जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के लिए हैं। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष रखा गया है। राज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राज्य परिषद की केंद्रीय जन सरकार, राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है और जवाबदेही है। रचना और संगठन, प्रधानमंत्री और मंत्रीगण। राज्य परिषद की शक्तियाँ और कार्य प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करती है, स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करती है, विभागों का समन्वय स्थापित करती है और आदेशों में संशोधन या उन्हें रद्द करती है। स्थानीय समितियों में ऐसा ही करती है। राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं और राष्ट्रीय बजट को लागू करती है। विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियंत्रण रखती है। सांस्कृतिक शिक्षा, राष्ट्रीयता, विदेशों में रहने वालों के प्रति राज्य हित करना, सशस्त्र सेनाओं का निर्माण और जिला तहसील का कार्य करना, ये राज्य परिषद करती है। अब इसी श्रृंखला में हम आपको बताना जा रहे हैं चीन की न्याय व्यवस्था। चीनी साम्यवादी दल के लिए सत्य की धारणा की भांति न्यायिक धारणा का अर्थ केवल इतना है कि उसे दलीय उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए। न्यायालयों द्वारा अमूर्त न्याय का बहाना भी नहीं किया जा सकता। न्यायालयों के लिए कानून की परिभाषा चीन के साम्यवादी दल द्वारा की जाती है। J.M. कोहिन। जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था पाश्चात्य न्याय व्यवस्था से सर्वदा भिन्न है। इसका प्रमुख कारण साम्यवादी कानून और परंपरागत कानून की धारणाओं में आधार में अंतर हो देना है। चीन की न्याय व्यवस्था का स्वरूप वैधानिक न हो राजनीतिक है। चीन की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं साम्यवादी वैधानिकता का सिद्धांत, न्यायपालिका पर साम्यवादी दल का नियंत्रण, लोक उत्तरदायित्व, समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली, कानूनी पेशों का समाजवादीकरण और न्यायालयों की पिरामिड जैसी संरचना, न्यायाधीशों का निश्चित काल के लिए निर्वाचन, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, खुली न्यायिक कार्रवाई, स्थानीय भाषा में कार्य संचालन और बंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। 3 प्रकार के न्यायालय, सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष जन न्यायालय, ये इस तरह के वहाँ पर न्यायालय हैं। चीन की साम्यवादी दल। चीन का साम्यवादी दल की सत्ता मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर आधारित है: मार्क्सवादी, लेनिनवादी विचारधारा, राष्ट्रव्यापी संगठन, प्रजातंत्र और राज्य की दमनकारी पुलिस एवं सैन्य शक्ति। हेरल्ड हिल्टन। चीन साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो के एक सदस्य तुंग पी वू ने स्पष्टता घोषित किया था कि क्रांति का नेतृत्व करने, का सत्ता प्राप्त करने और लोकतंत्रात्मक अधिनायकवाद की स्थापना करने में साम्यवादी दल राज्य के अंगों का निर्देशक दल बन गया है। सेन यू डाई। चीन शासन पर चीन के साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण आधुनिक सर्वसत्तावादी राजनीति का सर्वाधिक विस्मयकारी तथ्य है। बोर्नेट। साम्यवादी दल अंतिम राजनीतिक सत्ता और सभी निर्णयों का स्रोत है। यह सेना शासन, जन राजनीतिक संगठनों और वस्तुतः पेइचिंग शासन के असाधारण रूप से व्यापक राजनीतिक यंत्र के प्रत्येक तत्व को निर्देशित और नियंत्रित करता है। चीन में साम्यवादी दल का उदय और विकास।
इसकी स्थापना 1921 में केवल 13 अराजकतावादियों, उग्रपंथियों और कट्टर मार्क्सवादियों द्वारा संघाई में की गई थी। लाइनबर्गर ने छठे दशक में कहा था कि चीन के साम्यवादी दल को सोवियत संघ के बाहर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल कहा जा सकता है। साम्यवादी दल की विशेषताएं: संविधान में उल्लेख, दलीय दृढ़ता, सदस्यता के कठोर नियम, निश्चय उद्देश्य, सत्ता का सर्वोच्च केंद्र, लोकतंत्रात्मक केंद्रीकरण और साम्यवादी दल का संगठन। पिरामिड के आधार का इस पिरामिड का आधार सेल है और शीर्ष पर पोलिट ब्यूरो। प्रारंभिक संगठन सेल, केंद्रीय समिति और तीसरा है पोलिट ब्यूरो। सचिवालय, दल नियंत्रण आयोग और सहायक संगठन। शासन व्यवस्था वस्तुतः अधिनायकवादी, एक दलीय व्यवस्था, साम्यवादी दल का अत्यधिक कठोर संगठन, नागरिक अधिकार, भ्रमपूर्ण और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं, और आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आक्रामक नीति। तो ये था आज हम जो बात कर रहे थे चीन के संविधान के बारे में, और ये विषय अपने पूरा किया। अगली कक्षा में हम पुनः आपसे रूबरू मुखातिब होंगे और अगले संविधान के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।